डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके लिए आपके पास हमेशा कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल टाइप से वो पूछ ले कि कोई भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई हो पार्टिकल की और उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए आ सकती है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से मतलब क्या है? देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू के इक्वल होती है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। आप लोगों ने एवरेज वैल्यू कई बार निकाली हुई होगी। तो एवरेज वैल्यू के लिए मान लीजिए हमें 3-4 वैल्यूज दे रखी हैं। किसी कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया और 4 लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया और 4 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू उन्हें मिल गई। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम कहें कि क्या निकलेगी उस एक्सपेरिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, तो हम उनकी एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहले एक्सपेरिमेंट से सपोज हमें x1 वैल्यू मिली, दूसरे एक्सपेरिमेंट से x2 मिली, तीसरे से x3 मिली, चौथे से हमें x4 मिली। तो इनको इनकी एवरेज वैल्यू हम ये इन चारों को प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू। अब क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसी एवरेज वैल्यू को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल देते हैं। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू ना बोलकर हम उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू से मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें क्या है, चीजें जो है दिखाई देती हैं। ठीक है। जैसे हमें कार की वेलोसिटी निकालनी है, तो कार हमें दिखाई दे रही है। ठीक। हमें पेंडुलम का कुछ निकालना है, तो वो पेंडुलम हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, और जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, वहां पर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, यानी एटम्स के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल के, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, जिनको कि हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं कि अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में किसी ऐसे पार्टिकल को, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी करना है, तो हमें उससे एसोसिएटेड जो साई होता है, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम क्या मान रहे हैं कि वेव, ये मैंने आपको कई बार बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम वेव मैकेनिक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पार्टिकल के वेव नेचर को जो है स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम पार्टिकल को वेव नेचर का मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि वो वेव, और ये जब वेव नेचर है इसका, तो वेव से एसोसिएटेड एक साई भी होगा। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में ये सिर्फ साई होता है ना बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमें ये साई पता है, ये साई हमें क्या बताता है? ये साई हमें उस पार्टिकल की फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। और अगर हमें उस पार्टिकल की स्टेट पता है, तो इसका मतलब हम उस पार्टिकल के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हमें अगर उस पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है, मोमेंटम पता करना है, एनर्जी पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है, तो वो सब कुछ हम इस साई की हेल्प से जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये साई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन जब हम मेजर कर रहे हैं उन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जिनके बारे में अभी मैंने बात की, चाहे वो पोजीशन हो, मोमेंटम हो, एनर्जी हो, तो जब हम इस साई की हेल्प से उनका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती, उससे हमें एक एवरेज वैल्यू मिलती है। और उसी एवरेज वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल देते हैं। और हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि साई जो है, साई का नेचर है एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, वो प्रोबेबिलिटी बताता है। यानी साई हमें बता रहा है उस पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हम साई की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज हम ये कह रहे हैं कि सपोज ये एक वेव है जो यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे मूव कर रही है। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ ऐसे मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक, इस ये सपोज हमारा यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर मैं इसको x मान ले रही हूँ। ठीक है। तो 0 से x के बीच में एक वेव है, तो हम ये बोल रहे हैं कि 0 से x के बीच में वो पार्टिकल है, लेकिन एग्जैक्टली वो कहां पर है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ, 0 से x के बीच में वो कहीं ना कहीं वो हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है। यानी हम साई को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, एग्जैक्टली हम उसकी पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं, बस वहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं पार्टिकल की, तो इसलिए हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, कोई भी जो भी हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखो, अब क्या करें, जैसे अब सपोज हमारे पास कोई भी, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की मैंने बात की, मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अगर हमने उस एक्सपेरिमेंट को सपोज 5 टाइम्स किया, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ बताया ही था कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट 4 टाइम्स किया है। ठीक है। और 4 टाइम्स करने के बाद जो हम यहाँ से एवरेज वैल्यू हमारी आएगी, सपोज वो ए आ गई। ठीक है। ये जो हमने पूरा हमने ये कैलकुलेट किया, हमने 5 टाइम्स किया, मैंने यहाँ 4 टाइम्स लिख रहा है, 4 टाइम्स किया सपोज आपने। ठीक है। 4 टाइम्स करने के बाद आपने उसकी एवरेज वैल्यू निकाली, तो
क्लासिकल मैकेनिक्स में ये एवरेज वैल्यू आई, और ये एवरेज वैल्यू जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सपोज हम पार्टिकल कोई कुछ भी हमने ले रखा जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम उसकी पोजीशन पता लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमने 4 बार कर लिया, और ये 4 बार करने के बाद जो हमारी एवरेज वैल्यू आई, हम ये कह सकते हैं कि उसकी ना, जो भी हम एक्सपेरिमेंट किया, ये उसकी ना एग्जैक्ट वैल्यू के लगभग लगभग इक्वल मान के चल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जब हम 4 डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें 4 डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यूज मिल रही है, मतलब हम सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन 4 लोग कर रहे हैं, 4 डिफरेंट लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर जो उनका एवरेज निकल के आएगा वो उस एक्सपेरिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू के लगभग लगभग इक्वल होगा, हम ये समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम, ये तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में किया, तो अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को हम क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ लें, माने अगर हम कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले रहे हैं, उसकी पोजीशन के बारे में अगर हम पता लगा रहे हैं, तो उसकी पोजीशन पर जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो सपोज यहाँ पर हम वो 4 बार कर रहे थे, अगर मैं कहूं आपसे कि वो आपको 4 करोड़ बार करने हैं, तो जब 4 करोड़ बार आप करेंगे उसको, तो जो हमें एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो भी हमारी एक एवरेज वैल्यू होगी, और उसी एवरेज वैल्यू को हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल देते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या हुई कि 4 करोड़ बार तो हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं बेटा, 4 करोड़ बार कैसे कर सकते, करोड़ों बार तो हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो हमें बहुत लंबा टाइम चाहिएगा, तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, वो 4 करोड़ बार करने से अच्छा है कि हम उसको ना मैथमेटिकली करते हैं, और मैथमेटिकली करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला जो होता है वो ये फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि हमें अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन को करोड़ों बार हम उसको मेजर करें, और करोड़ों बार मेजर करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो जो हम इसे मैथमेटिकली कर रहे हैं ना इस फॉर्मूले से, इसके इक्वल आएगी। आप समझ रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू से क्या मतलब हुआ, कि किसी एक्सपेरिमेंट को जब हम इनफाइनाइट टाइम्स करें, बहुत बहुत बार करें, जिसको मैं करोड़ बार बोल दे रही हूं, पर हम वो करोड़ बार तो कर नहीं पाएंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसे मैथमेटिकली करते हैं, और मैथमेटिकली करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, और वो फॉर्मूला यहाँ पर ये है, मतलब पोजीशन को निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हमारा ये निकल के आता है। तो अगर हमें किसी पार्टिकल के बारे में स्टडी करनी है, उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को हमें स्टडी करना है, तो हम यहाँ वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल के आएगी उस फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसको हम कहेंगे कि वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने हमें ये करोड़ बार हम करते, फिर हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते, तो उससे अच्छा है कि हम उसको मैथमेटिकली कर लें। तो अब ये जो यहां से जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा, वो रिजल्ट उस करोड़ों बार एक्सपेरिमेंट करने के इक्वल आएगा, आप ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स से हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिलते हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर 4 बार किया, 4 बार करने से हमें ये ए रिजल्ट मिला, ठीक है, और वही एक्सपेरिमेंट को हमने मैथमेटिकली किया और हमें एक रिजल्ट बी मिल गया, ठीक है, तो कौन सा रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा, ये रिजल्ट जो हमें बी मिला है ये इक्वल है करोड़ों बार करने के, और ए वाला जो हमें मिल रहा है ये रिजल्ट है सिर्फ 4 बार करने के, तो जितना मैक्सिमम टाइम हम कर रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है उससे एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलने के चांसेस है, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू के लगभग लगभग इक्वल आएगा ये जो बी होगा, तो ये हमारा जो है काफी एक्यूरेट वैल्यू आएगी इन कंपैरिजन टू दिस ए। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो काफी एक्यूरेट वैल्यू देती है, बस यहाँ पर हम थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करते हैं बजाय कि उसको इतना टाइम्स हम करें, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज अ प्रेडिक्शन of the average value measured based on an infinite number of measurement of the property। यही मैंने आपको बताया कि किसी प्रॉपर्टी को जब हम मेजर करते हैं और इनफाइनाइट टाइम्स मेजर करते हैं, और उससे जो हमें एवरेज वैल्यू मिल रही है उसी को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम सिंपल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और प्रेडिक्शन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से कर रहे हैं, बजाय उसको इनफाइनाइट टाइम्स करने के उसको हम प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज टू नो फॉर अ सिस्टम इज इट पोजीशन। सिस्टम से क्या मतलब, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सपोज हमें उसकी पोजीशन को पता करना है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
किसी भी पार्टिकल को जब हम पोजीशन पता चल पाएगी तो फिर हम उसके बारे में काफी कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टू गेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन वी नीड सिंपली द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी जो वो हम एवरेज वैल्यू की बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको कि सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिसको कि हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल रहे हैं, हालांकि ये भी एवरेज वैल्यू ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में दिखा देते हैं। फिर ये जो है इंटीग्रेशन, माने हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, का मतलब होता है ऑल ओवर स्पेस हमने ले लिया, होल स्पेस ले रखा है, ठीक है। साई स्टार जो भी हमारा उस सिस्टम के लिए साई गिवन होगा, वो उसका साई स्टार मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है साई का। और फिर हम यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटर होगा जिसकी भी हम एवरेज वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ये भी हमारा ऑपरेटर ही है बेटा। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऑपरेटर्स वहां पर गिवन होते हैं, तो पोजीशन के लिए जो पोजीशन ऑपरेटर गिवन होता है, तो यहाँ पर हम पोजीशन ऑपरेटर लिखेंगे और फिर हम साई लिखेंगे और ये डीएक्स, क्योंकि अगर सपोज हमें एक पार्टिकल यहां से यहां तक 0 to x के बीच में यानी कि वन डायमेंशन में अगर हम पता लगा रहे हैं, तो हम वॉल्यूम एलिमेंट जो डी टॉ लिखा करते थे उसकी जगह हम डीएक्स लिख देंगे। ये बात तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ? तो दिस इंटीग्रल can be interpreted as the average value of x that we would expect to obtain from large number of measurement। तो इस इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारे मेजरमेंट करके, जिस वैल्यू जो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से मिल जाएगी, ठीक है। इन जनरल द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एनी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ए is found by putting the quantum mechanical operator a for that observable in the integral of the psi over all space। ठीक है, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बार बार ऑपरेटर में लगाना यहाँ पर भूल जाती हूँ बेटा। तो जो भी ऑपरेटर यानी जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला देंगे, सिंपल हमारा इंटीग्रेशन लगेगा, फिर हम लिमिट लगाएंगे कि कहां से कहां तक वो प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर कोई लिमिट नहीं है तो हम ऑल ओवर स्पेस ले लेते हैं, जिसको हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शो करते हैं। फिर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे साई का, ऑपरेटर लगाएंगे, फिर साई, और ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट डीएक्स लग जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है जिसे हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो हम यहाँ पर उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो ये फॉर्मूला बेटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब यहां पर शुरू होते हैं हमारे बेटा न्यूमेरिकल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर जनरली इसको डिराइव करने के लिए आता है और तो कुछ पूछेंगे नहीं वो। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन फॉर अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ एल। एक्चुअली क्या है कि मैंने सोचा कि जो जो चीजें आपके पॉस्टुलेट्स में आई थी उन उन टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसीलिए पहले मैंने नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनैलिटी, हर्मिशियन ऑपरेटर और अब उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आपको बता रही हूँ। तो ये जो 1D बॉक्स आया, एक्चुअली मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, पर मैंने सोचा कि पहले मैं आपको वो सारी टर्म्स क्लियर कर दूं जो वहां पर पोस्टुलेट्स में हमने यूज की थी। तो एक 1D बॉक्स है जिसकी लेंथ यहाँ पर एल गिवन है। तो 1D बॉक्स का यानी वन डायमेंशनल बॉक्स होता है ये, जिसकी लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर 0 to L ये गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पार्टिकल मतलब पार्टिकल प्रेजेंट है तो 0 to L के बीच में कहीं प्रेजेंट है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट पोजिशन, तो हम बता ही नहीं सकते, तो हम उसको एक वेव फंक्शन यानी साइन से जो है डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर हमने एवरेज वैल्यू का जनरल फॉर्मूला लिख दिया, ठीक। अब उस एवरेज फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर जो लिमिट लगाई थी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, लेकिन यहां पर हमारी लिमिट हमें गिवन है। हमारी लिमिट्स क्या है कि 0 to L के बीच में ही हमें पार्टिकल मिलेगा, ना 0 से इधर मिलेगा ना L से बाहर मिलेगा। तो जब लिमिट हमें पता है तो बस हम ये लिमिट्स यहां लगा देते हैं, लोअर लिमिट, और यहां पर लिख देते हैं अपर लिमिट, नीचे की साइड लोअर लिमिट, ऊपर की साइड अपर लिमिट, ठीक है। साई की वैल्यू 1D बॉक्स के लिए मैं आपको पहले भी डिराइव करा चुकी हूँ। तो जो मैंने नॉर्मलाइजेशन आपको बताया था वहां पर मैंने साई की वैल्यू आपको बताई थी। तो 1D बॉक्स के लिए साई की वैल्यू होती है √2/L साइन n पाई अपॉन L x, ये वाली वैल्यू जो होती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, ये अंडर रूट, हाँ एक चीज और बेटा, ये अंडर रूट पूरे का है, ये ना पूरा अंडर रूट मुझसे लग नहीं पाता है, मतलब जो ये पीपीटी है इसमें है नहीं ऐसा कुछ भी पूरा लगाने का, तो मुझे आधा ही लगाना पड़ता है। तो ये पूरा समझ लीजिएगा बेटा, जहां पर भी कहीं ये यूज हुआ है ना इसको पूरा समझिएगा आप, ठीक है। और ये हो गया साइन n पाई अपॉन एल एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या n पाई एक्स अपॉन एल। तो ये जो होता है ये हमारे साई की वैल्यू होती है, ठीक है, 1D बॉक्स के लिए, ठीक। अब
हमें तो शुरू में साई स्टार लगाना था यहाँ पर। तो साई स्टार क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये बात मैंने आपको कई बार बताई हुई है कि अगर हमारे साई में कहीं पर भी आई यूज नहीं हुआ है, आयोटा जिसको हम बोलते हैं, अगर हमें आई यानी इमेजिनरी कुछ नहीं यूज हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमारा साई स्टार वही रहता है जो हमारा साई है। लेकिन अगर कहीं पर आई यूज हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, उस साइन को जो आई के चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर वो प्लस आई दिया हुआ है तो हम माइनस आई लिख देंगे, माइनस आई दिया हुआ है तो हम प्लस आई लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे साइन में कहीं भी आई यूज नहीं हो रखा है, इसलिए जो हमारे साई स्टार की वैल्यू होगी वो भी सेम रहेगी। ठीक है, तो हमने ये पूरी वैल्यू लिखी साई स्टार की। अब हम ये एक्स ऑपरेटर की वैल्यू लिखेंगे। एक्स ऑपरेटर क्या करता है, एक्स ऑपरेटर का काम होता है सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना। तो एक्स ऑपरेटर की जगह हमने एक्स लिख दिया, यानी ये जो एक्स है ये मल्टीप्लाई होगा साई स्टार से भी और यहाँ साई से भी। ठीक है, ये एक्स ऑपरेटर की वैल्यू भी मैंने आपको अपने जो पॉस्टुलेट्स बताए थे वहां पर सब बता रखी कि किसकी उनका काम क्या है, कि वो ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या है। तो इसका ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होता है सिंपल एक्स से। ठीक है, तो वो एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हमने दिखा दी और ये हमने साई की वैल्यू लिख दी। ठीक, अब हम वापस नीचे चलेंगे। नीचे हम इसको हमने पहले भी कई बार किया हुआ है। पहले देखो अंडर रूट 2/L है और ये भी अंडर रूट 2/L है। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इनका तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। अंडर रूट 2/L को जब मैं अंडर रूट 2/L से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा, ये अंडर रूट पूरे का है बेटा, तो आंसर हमारा आएगा 2/L। ठीक है ना, तो वो मैं 2/L को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, एक तो ये x बचेगा, वो इस x को हमने ये लिख दिया। ठीक है, और क्या बचेगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और यहां पर भी बचेगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये हमारा इंटीग्रेशन के लिए dx तो लिखा ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, हमने 2/L इसको एज इट इज लिख दिया, ये हमारी लिमिट्स ऐसी की ऐसी लिख दी, x को हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ठीक, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो यहां पर हमने इसका इंटीग्रेशन कह रही हूं मैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, कैसे आया ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, जहां पे नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको समझाया था। इसकी वैल्यू होती है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो बस हमने क्या करा है, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल की जगह उसकी वैल्यू लिख डाली है, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 - cos 2 एन पाई एक्स अपॉन एल, क्या है हमारा थीटा के इक्वल, समझ सकते हैं आप, साइन स्क्वायर के आगे जो भी चीज लिखी हुई है वो हमारी थीटा के इक्वल हो गई। ठीक है, तो वही 2 sin² nπx/l हमारा यहाँ एज इट इज लिखा और डिवाइडेड बाय 2, यानी इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने ये लिख दिया है। और जो ये खिचड़ी मैंने अभी पकाई है इसको मैं जरा डिलीट कर देती हूँ। एक तो ये, अरे भाई आ जाओ, अरे हाँ अब आया। ठीक, अच्छा, यहां तक तो आपको समझ में आवा कि ये साइन स्क्वायर थीटा की नीचे हमने वैल्यू लिख दी है। ठीक, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। ये 2/L तो हमारा एज इट इज रहेगा। यहां पर हमने क्या करा है, यहां से 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया है। 1/2 को बाहर निकाला है, एक्स को जो है हम ये जो है स्क्वायर जो ब्रैकेट बना रखा है ना ब्लू वाला, इस एक्स को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई किया है, और हमने इस dx को भी, मैंने आपसे बताया था ना, ये भी आप इसको सिंपल ऐसा समझ सकते हैं, ये ब्रैकेट हमने खोल दिया है। ठीक है, तो अब जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू को हम इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस ये cos 2, और मैं एन पाई एक्स अपॉन एल को थीटा लिख दे रही हूँ एक बार के लिए। ठीक है, अपॉन 2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब जब हम इसके बाहर x लिखा हुआ है तो अंदर क्या हो जाएगा, जब हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी x आ जाएगा और यहाँ पर भी x आ जाएगा। तो बस यही चीज हमने यहाँ पर कर रखी है कि x को हम अंदर ले गए तो x/2 हो गया, और क्योंकि हम इंटीग्रेशन भी अंदर ले जा रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं ना इस स्क्वायर ब्रैकेट को, हम पूरे का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे अब, तो इसलिए आप ये समझ लीजिए इस इंटीग्रेशन और इस x से इस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन लिखा x/2 dx, ये dx यहां से आ गया है। ठीक, फिर फिर क्या हुआ है, ये x/2 हमारा जो है, कहां गया मेरा फॉर्मूला, हाँ ये रहा 1/2, और ये जो हमारा x cos 2 nπx/l dx लिखा हुआ है, क्यों यहां पर हमने क्या करा है, इस ये जो हमारा यहाँ पर x/2 है, यानी हम इसको ये जो बाई 2 में आया यानी 1/2 है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं, तो ये हमने सिर्फ 1/2 को हम बाहर ले गए, तो अंदर क्या बचेगा, ये x
कॉस 2 थीटा बचेगा, तो वही हमारा एक्स कॉस और ये 2 थीटा हमारा यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, और ये dx के साथ हमने लिख दिया, बाहर हमने अपनी लिमिट्स लगा दी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ये कैसे किया है। तो बस इतना समझ लेना कि ये जो चीज है पूरी की पूरी अंदर ले गए हैं, और जो ये dx है वो भी हम अंदर ले गए हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो बस यहाँ पे हमने 1/2 को बाहर कॉमन निकाल लिया था, बाहर निकाल लिया, लिमिट इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, क्योंकि 1/2 अपने आप में कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने उसको बाहर निकाला, ठीक। अब ये है 2/l, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 2/l एज इट इज लिखा। अब देखो x/2 का इंटीग्रेशन, अब देखो x/2 क्या है। x/2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/2 का इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं, सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, और x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, x का इंटीग्रेशन होता है x n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर x की पावर में तो कुछ नहीं है, तो x की पावर 1 समझ सकते हैं, तो n की जगह मैं 1 रख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² बाई 2, और 1/2 पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये मैं 1/2 लिख दूं, तो x² डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x² डिवाइडेड बाय 4 लिखा, और बाहर मैंने इसका जो है लिमिट्स लगा दी 0 टू l, ठीक। ये मैंने इतना काम कर दिया इस इतने पोर्शन के लिए, जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, जो ग्रीन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। हम जाएंगे यहाँ पर, तो -½ लिखा हुआ है, तो मैंने -½ एज इट इज लिख दिया। जो ये x डॉट कॉस 2 थीटा आ गया, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस वाले फॉर्मूला से, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। इस x को आप जो है u समझ लीजिए, जो यहाँ पर u लिखा हुआ है ना इस फॉर्मूला में, वो u है, और ये जो कॉस पूरा ये वाली जो है cos 2n पाई x अपॉन l, इसको आप b समझ लीजिए, ठीक। और फिर इस फॉर्मूला से इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम कर सकते हैं, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x u को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, यानी x को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, और cos 2n पाई x अपॉन l का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। फिर माइनस साइन लगा हुआ है, फिर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का साइन है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या करा है, इस x का, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं इस u का जो है इंटीग्रेशन कर रखा है, ये वाला पोर्शन जो है वो इंटीग्रेशन है, तो ऐसे ही हमने dx अपॉन x कर दिया, क्योंकि x को हमने यहाँ u समझ लिया, तो आप इसको यहाँ से बेटा समझ लीजिएगा कि कैसे कर रखा है, तो dx बाई dx हो गया, ठीक है। फिर हमने v जो हमारा cos 2n पाई x अपॉन l है, उसका इंटीग्रेशन हो रखा है, तो वो मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया। फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन है, जो मैंने ये पिंक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये बाहर इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ लिखा, और बाहर हमने अपनी लिमिट्स लगा दी। तो ये फॉर्मूला भी मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं, तो बस आप ये समझ लीजिएगा, इस वाले को हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से इधर की साइड जो है लिख दिया है। बस x को आप u समझ लीजिए, और cos 2n पाई x अपन l को v समझ लीजिए, और फिर इस वाले फॉर्मूला से इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, फिर क्या हो गया, ये 2/l हमारा एज इट इज रहा, वो तो लिखा हुआ है। x² अपॉन 4 पे जब हम लिमिट्स लगाएंगे, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो x क्योंकि हमारा वेरिएबल है, x की जगह हमें l रखना है बस, तो हम क्या करेंगे, l² अपॉन 4, यानी पहले हमने अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट हमारी l थी, x की जगह हमने l रखा, फिर माइनस x की जगह हम लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट हमारी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बचेगा l² माइनस 4। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, और l² माइनस 4 हमारा यहाँ लिखा हुआ है। फिर -½ है, तो -½ हमारा एज इट इज रहा, ये x हमने एज इट इज लिखा। अब cos 2n पाई x अपॉन l, इसका अगर इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos ax का इंटीग्रेशन, तो cos ax का इंटीग्रेशन क्या हो रहा था, 1 अपॉन a साइन ax था, ठीक है ना। तो यानी x की जगह कुछ भी अगर है तो वो हमारा a होता है, ठीक। और x की जगह यहाँ पर x के अलावा, x की जगह नहीं, x के अलावा अगर कुछ भी लिखा है तो वो हमारा a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2n पाई अपॉन l वो हमारा a के इक्वल हो गया, ठीक। तो अब हम इसको कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए लिखेंगे, यानी 1 अपॉन में हमारा 2n पाई अपॉन एल चला जाएगा, और cos साइन ax हमारा एज इट इज लिखा हुआ है, मतलब cos ax का इंटीग्रेशन हमने sin ax लिख दिया, तो बस यहाँ पर cos 2n पाई x अपॉन l है, तो cos 2n पाई x अपॉन l की जगह sin 2n पाई x अपॉन l हमने यहाँ पर लिख दिया, और बस डिवाइड करा उसे 2n पाई अपॉन l से, क्योंकि हमें डिवाइड करना है 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन a है ना, इस फॉर्मूला से हमने ये लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब dx अपॉन dx ये तो 1 हो जाएगा, ठीक।
1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर cos 2n पाई x अपॉन एल की जगह फिर से हमने क्या लिखा है, sin 2n पाई x अपॉन एल अपॉन 2n पाई अपॉन एल, यानी cos ax का हमने इंटीग्रेशन किया, तो वो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका तो हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, लेकिन ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो ये वाला इंटीग्रेशन है, अभी हमारा एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन का साइन रहेगा और ये वाला dx जो है हमारा यहाँ पर आ गया बाहर, अपनी लिमिट्स हमारी चली रही है 0 टू l, ठीक। फिर ये इतना पोर्शन तो हमारा बिल्कुल सेम है, यहां से यहां तक ये तो हमारा जैसा हमारा ऊपर है वैसा ही हमने यहां लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो साइन 2n पाई x अपॉन एल और अपॉन 2n पाई अपॉन एल, तो देखो बेटा ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इंटीग्रेशन होगा इसका साइन 2n पाई x अपॉन एल को, ये नीचे वाला तो हमारा एज इट इज रहेगा, और साइन 2n पाई x अपॉन एल का मतलब हमने करा है साइन ax का इंटीग्रेशन, और साइन ax का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन a कॉस ax, ठीक। तो इससे हमें माइनस मिलेगा, उस माइनस को हम माइनस अगर हम यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्लस जो है लिख दिया है, ठीक है। और साइन 2n पाई x अपॉन एल की जगह हम cos 2n पाई x अपॉन एल ऐसे एज इट इज लिख देंगे, साइन ax की जगह हम cos ax लिखेंगे और डिवाइड करेंगे उस a से, तो डिवाइड करेंगे हम 2n पाई अपॉन एल से, क्योंकि x के अलावा जो भी कुछ है वो a है, और एक 2n पाई अपॉन एल तो ऑलरेडी था ही, दूसरा 2n पाई अपॉन एल हमें और मिल जाएगा, तो दोनों 2n पाई अपॉन एल को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर हम लिखेंगे 2n पाई अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 2n पाई अपॉन एल, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n पाई अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है और हमारी लिमिट्स एज इट इज रहेगी, ठीक। अब इसमें अब हमने सब कुछ कर लिया है, अब हम अपनी लिमिट्स को लगाना शुरू करेंगे, यानी कि अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये तो हमारा एज इट इज ही रहा जैसा ऊपर था, इस x की जगह हमें जहां जहां भी x लिखा है उसकी जगह सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो x की जगह l लिखना है, ये हमने l लिखा। साइन 2n पाई x की जगह l लिखना है, तो हमने यहाँ पर l लिखा, ठीक है। प्लस का साइन है, 2n पाई x की जगह हमें l लिखना है, हमने l लिखा, तो ये हमने अपर लिमिट तो लगा दी। अब हम लगाएंगे माइनस करके लोअर लिमिट, ठीक है। तो x की जगह हम जब 0 लिखेंगे बेटा, तो ये जो पहली वाली यूनिट है ये तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, जैसे ही यहाँ पर 0 आएगा तो ये तो, और ये साइन ये भी 0, तो ये सब कुछ तो 0 हो जाने वाला है, क्योंकि साइन पाई साइन 2 पाई साइन 4 पाई ये सब 0 होते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माइनस साइन हमारा बाहर है, देखो हम क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट ये ऐसे, और फिर हम माइनस, और ये हम करते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। अब ये हम लोअर लिमिट जब लगाने जा रहे हैं, अंदर हमारा प्लस cos 2n पाई x अपॉन एल ये सब लिखा है, तो जब ये माइनस खोल के जब अंदर जाएगा, इस प्लस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया है, ठीक है। फिर cos 2n पाई x की जगह हमें 0 लिखना है, क्योंकि हमें तो लोअर लिमिट लिखनी है, तो cos 0 लिखेंगे और अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये l जो है हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये एल स्क्वायर अपॉन 4 बचा है, ये तो हमने एज इट इज लिखा, मैंने -0 लिखा है, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ 0 हो जाने वाला है, कैसे 0 हो जाने वाला है वो अभी हम देखेंगे। देखो ये एल से हमारा एल कैंसिल हो जाएगा, 2n पाई, एन हमारा कुछ भी इंटीजर नंबर हो सकता है, एन इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, हम ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो तो हमारा एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम एन की जगह 1 लिखेंगे तो 2 पाई तो आएगा, तो साइन 2 पाई हो 4 पाई हो कुछ भी हो, ये सब हमारे 2 पाई 4 पाई ये सब हमारे 0 हो जाते हैं, ठीक है। 0 कैसे हो जाते हैं, चलो ये भी आज देख ही लेते हैं। देखो हमारी साइन वेव कैसे चलती है, ये हमने लगाया, ये ऐसे लिखा, यहाँ पर 0 लिखा, ये हो गया +1, ये हो गया यहाँ पर -1, और हमारी जो साइन वेव चलती है वो यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे जा रही है, सपोज, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, ये हो जाएगी पाई, फिर ये हो जाएगा 2 पाई, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, इस तरह से जो है ये, तो जो पाई वाली वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर सब 0 हो रही है, तो पाई की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारे साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी है ना वो सब 0 हो जाएगा, तो साइन पाई जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है, ठीक। अच्छा, अब ये तो हमारा, यानी ये जब हम 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर cos पाई
देखो एल से एल तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा, और एन मैंने भी आपको बताया कोई इंटीजर नंबर है तो एन की जगह अगर हमने 1 रखा तो कॉस 2 पाई समझ लीजिए आ गया। ठीक है, आप 2 रखेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 पाई आएगा, यानी कि कॉस के पाई की वैल्यू हमारी इवन आ रही है। ठीक है, अब कॉस वेव देख लेते हैं। कॉस वेव कैसे चलती है? कॉस वेव हम ऐसे ही लिख रहे हैं, और ये हमने यहाँ लिखा, ये 0 है, ये -1 है, और यहाँ पर +1 है। ठीक, कॉस वेव हमारी ऐसे स्टार्ट होती है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे चलती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी पाई, फिर यहाँ हो जाएगी 3 पाई, फिर ऐसे 5 पाई, यानी ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू होंगी ये सारे पाई की ऑड वैल्यू होंगी, और ऊपर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर अगर ये पूरा होता तो ये 4 पाई, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू जो यानी इवन वाली वैल्यू है, कॉस पाई की ये इवन वैल्यू है और ये हमारी ऑड वैल्यू है। तो जो इवन वैल्यू होती है उनकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और जो ऑड वैल्यू होती है उनकी वैल्यू होती है -1। ठीक, तो यहां पर हमें 2 है, क्योंकि और इंटीजर हमारा कुछ भी, हम चाहे हम यहाँ 1 लिखें, चाहे हम 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, 4 लिखें, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको तो सारी इवन वैल्यूज बन जाएंगी। इसका मतलब इस पूरे की जगह हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या बचेगा, ये प्लस का बचेगा 1 अपॉन, और ये 2n पाई अपॉन एल का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस, अब देखो 0। ठीक है, 0 कैसे आ गया, 0 हमारा, क्योंकि अब हमने ये पर लिमिट तो लगा दी थी, अब हम लोअर लिमिट लगाएंगे। एक बार मैं इसको फिर से इरेज कर दे रही हूँ, तो फिर देखो, यहां तक हमने अपर लिमिट लगा दी थी, यहां तक। ठीक है, अब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो -0 हो जाएगा, एक्स की जगह हमने 0 लिखा, और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि अपर लिमिट में से जब हम लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो वो माइनस साइन जब हम अंदर ले जाएंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और cos 2n पाई 0। ठीक है, और cos 0 भी हमारा जो होता है वो cos 0 भी हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो cos 0 हमारा 1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू, तो एक वैल्यू तो हमें मिली यहाँ पर +1/2n पाई अपॉन एल का स्क्वायर, वो हमें किससे मिली, वो हमें यहां से मिली। ठीक है, और एक वैल्यू हमें माइनस में मिल रही है, माइनस कॉस 0 भी 1 होता है तो 1/2n पाई अपॉन एल का ये स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इसलिए ये सब कुछ जो है कैंसिल हो गया, और ये तो हमारा 0 के इक्वल आया था, तो इसलिए अंदर जो है हमारा सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 इस हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एल स्क्वायर 4 - 0 लिख दिया है यहाँ पर। ठीक, तो बस अब हम क्या करेंगे, ये 2/l तो हमारा एज इट इज बचा है, 2/l मल्टीप्लाई करेंगे हम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो n² / 4। ठीक, तो एक एल से यहाँ पर एक एल जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 4 जो है, 2 × 2 = 4 हो जाएंगे, तो =l/2 बचेगा। तो इस तरह से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की आएगी वो l/2 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। आप 2-3 बार करेंगे ना बेटा तो समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, अब अगर हमें इसी तरह से एक्स स्क्वायर की निकालनी हो तो एक्स स्क्वायर के लिए फिर वही है, मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो जनरल फॉर्मूला आप शुरुआत में खुद से लिख लीजिएगा। यहाँ पर साई स्टार लिखना है आपको, यहाँ ऑपरेटर एक्स लिखना है, एक्स स्क्वायर मैंने ऑपरेटर नीचे लगा दिया, ऑपरेटर एक्स स्क्वायर, और फिर से हमें साई लिखना है, और ये डीएक्स लिखना है, और ये हमारी लिमिट बन जाएंगी। तो जनरल फॉर्मूला बेटा अपने आप से लिख लेना। तो एक्स स्क्वायर ऑपरेटर वही है, मतलब क्या होता है, उसका मतलब है एक्स स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही √2/l, √2/l, तो हम 2/l को तो बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर n पाई एक्स अपॉन एल। फिर वही साइन स्क्वायर n पाई एक्स अपॉन एल को हम साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पर लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस 1/2 को हम बाहर ले गए हैं। ठीक है, अपॉन में जो 2 लिखा है बस उसको हम बाहर ले गए हैं, तो उस 2 को हमने बाहर लिख लिया, तो बाहर 2/l था हमारा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, मतलब l को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1/2 जब हम बाहर ले जाएंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा। ठीक, अंदर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर को हम यहाँ 1 से मल्टी जैसे हमने पहले किया था, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा, और इसी एक्स स्क्वायर को फिर हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर cos 2n पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक, अब तो 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, बाहर क्या बचेगा, 1 अपॉन एल।
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से वही एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, तो टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, तो एक्स की पावर क्यूब मतलब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएगा, तो ये एल अपॉन जीरो। तो ये एक्स का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब इस फॉर्मूला को फिर से हम जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे इसका, तो वही हम एक्स स्क्वायर को बाहर लिखा और cos 2n पाई एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन किया, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे और cos 2n पाई एक्स अपॉन का इंटीग्रेशन करेंगे और इस पूरे का फिर से हम इंटीग्रेशन कर देंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक, तो ये वन बाय एल तो रहे ही, और यहां पर हमने क्या करा है, लिमिट्स लगाई हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में एक्स की जगह हम एल लिखेंगे तो एल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएगा और माइनस जीरो रहेगा क्योंकि लोअर लिमिट तो जीरो है, तो लोअर लिमिट की जरूरत ही नहीं रह गई। फिर हमने आगे क्या किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा और इसको हमने वही cos 2n पाई एक्स अपॉन एल जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने cos ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसी इंटीग्रेशन से हमने इसका इंटीग्रेशन किया, माइनस डी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। बेटा मैं इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बोल दे रही हूँ, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा इस चीज को। तो ये हमारा है डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ होता है उसको हम आगे लिख देते हैं और ये x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर cos 2n पाई एक्स अपॉन एल का ये cos ax के फॉर्मूला से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, ये लिख लिया और यहाँ पर हमारी लिमिट्स आ गई। फिर ये तो हमारा एज इट इज चल ही रहा है यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टू को, क्योंकि टू का इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और चीज कर ली है कि ये टू एन पाई अपॉन एल ये भी इंटीग्रेट नहीं होगी क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन से। तो टू अपॉन टू एन पाई अपॉन एल को हमने यहाँ बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा और ये साइन टू एन पाई एक्स अपॉन एल बचेगा। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ताकि हम फिर से ये वाला फॉर्मूला जो है यूज कर सके। ठीक, तो अब हमारा क्या चल रहा है, ये तो हमारी लाइन एज इट इज ही चलेगी जैसी ये थी। अब इस चीज को हम फिर से वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, ये जो हमारा येलो वाले में मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से एक्स को हम बाहर लिखेंगे, साइन टू एन पाई एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन टू एन पाई एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स हमारी 0 टू एल चल रही है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या कर, ये सब कुछ क्या करा है हमने, ये टू से यहां पर ये टू जो है कैंसिल हो गया और एल को हम ऊपर ले गए, तो इसलिए ये हमारा एल अपॉन एन पाई बचा, बाकी हमारा एज इट इज वैसा का वैसा ही चल रहा है। साइन टू एन पाई एक्स अपॉन एल का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा ये होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ आता है। ठीक है, साइन ए एक्स अगर हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस ए एक्स वन अपॉन ए रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस साइन को पहले लिखा और ये कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन एल और अपॉन टू एन पाई अपॉन एल। ठीक, ऐसे ही dx अपॉन dx तो वन हो जाएगा। ठीक, तो साइन टू एन पाई एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन फिर से हमारा cos टू एन पाई एक्स अपॉन एल होगा अपॉन टू एन पाई अपॉन एल, लेकिन इसके आगे माइनस साइन लगाना है, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों के दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे और ये हमारा, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि अभी हमारा एक इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया है, अभी हमारा ये इंटीग्रेशन रहता है, तो ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब फिर एज इट इज हम यहाँ चले, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं किया, इसी इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो cos ax क्या होता है, वन अपॉन ए cos sin ax, तो एक टू एन पाई अपॉन एल तो है ही, दूसरा टू एन पाई अपॉन एल भी इससे मिल जाएगा और cos टू एन पाई एक्स अपॉन एल sin टू एन पाई एक्स अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने क्योंकि पहले समझा दिया इसलिए मैं वापस से जल्दी जल्दी समझा रही हूँ आपको, तो जो मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में समझाया था उससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इतनी बार करेंगे तो बेटा अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ये जितनी बार करेंगे ना उतनी बार आप इसको समझ। तो ये वाली लाइन, ये वाली जो पहली लाइन है ये हमने पिछली वाले स्लाइड से ही उठाई है। अब हमें सब कुछ कर चुके हैं, अब हम सिर्फ अपनी लिमिट्स लगाएंगे। तो इस पूरे पर जो ये मैंने ब्लू ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस पूरे पर हम जो है अपर लिमिट लगाएंगे, फिर हम माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमारा एल स्क्वायर जगह, इस एक्स की जगह हमने एल लिख दिया। ठीक है, इस एक्स की जगह हमने एल लिख दिया, यहाँ एक्स की जगह हमने एल लिखा, इस एक्स की जगह हमने एल लिखा। तो ये तो हमने अपर लिमिट लगा दी। अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में जैसे ही हम यहाँ जीरो पुट करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी तो हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये भी हमारा पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा। देखो ये फिर से वही हो जाएगा कि यहाँ पर हमने क्या करा है, ये क्योंकि हमें जीरो लिखना है, ठीक है, तो यहां पर तो हमारा जीरो लिखा जाएगा, जैसे यहाँ हमारा जीरो लिखा जाएगा ये पूरा का पूरा तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रखा है जीरो से। और साइन इसकी जगह हम एक्स की जगह जब हम एल की जीरो लिखेंगे तो ये वाली
साइन जीरो जीरो ये भी जीरो होता है, तो इसलिए हमारा आगे जो है पूरा का पूरा जीरो लिखेगा। जब हम जैसे ही हम लोअर लिमिट लिखेंगे ये सारा का सारा हमारा जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास सिर्फ अपर लिमिट के साथ ये वाली इक्वेशन जो है वो बचेगी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ये एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम 2n पाई यानी वही वाली पाई वाली वैल्यू हो जाएंगी, पाई वाली वैल्यू हमारी जीरो होती है, तो ये तो हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमारा जीरो हो गया है। ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर तो वो भी जीरो हो जाएगा। अब अंदर यहां पर देखो, यहां पर हमने एल से एल को कैंसिल किया और 2 पाई हमारा कॉस 2 पाई यानी पाई की वैल्यू कॉस जो इवन नंबर वाली वैल्यू है वो 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/2n पाई अपॉन एल बचेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, 1/2n पाई अपॉन एल। और यहां पर तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि साइन पाई की वैल्यू आएगी वो जीरो होती है। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या चीजें बचेंगी, -l/n पाई बचा, अंदर -l/, ये 2n पाई अपॉन एल बचा। ठीक है, और इस 2n पाई अपॉन एल को हम कैसे लिख सकते हैं, ये -l/n/पाई, फिर हमने मल्टीप्लाई, देखो अब हमने इसमें क्या कर रखा है, इस माइनस एल को और इस माइनस एल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल स्क्वायर अपॉन एन पाई हो सकता है, तो हमने इसको एल स्क्वायर अपॉन एन पाई लिख दिया। और ये जो 2n पाई अपॉन एल को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो हम एल अपॉन 2n पाई लिखेंगे, तो वही हमने एल अपॉन 2n पाई यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो गया है, एल अपॉन एन अपॉन मतलब एल अपॉन एन पाई को हमने इस एल से मल्टीप्लाई कर दिया है बस, तो एल एल स्क्वायर अपॉन एन पाई। और जो ये 2n पाई अपॉन एल था बस इसको हमने, ये डिवीजन में लिखा था, हम इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो एल अपॉन 2n पाई हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम एल स्क्वायर और एल को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एल क्यूब हो जाएगा, और जब 2n पाई को एन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एल क्यूब अपॉन क्यूब में से माइनस करेंगे ये पूरा। ठीक, और बाहर हमारा 1/l है, यानी इन दोनों को हमें 1/l से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 1/l से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/l लिखेंगे तो एक l से ये वाला l कैंसिल हो जाएगा, इसको भी हम 1/l से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर एल स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा और यहां पर भी एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर बचेगा, तो ये हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं पी एक्स। देखो ये जो चार वैल्यूज है ना, मैं एक्स की बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर की, पी एक्स की और पी एक्स स्क्वायर की, ये वैल्यूज हमारी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और ये एग्जाम में पूछी भी गई है कई बार। फिर से मैं जनरल फॉर्मूला बेटा यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, तो आपको क्या करना है, वही साई स्टार लिखा है, ये इंटीग्रेशन लगाया, साई स्टार पी एक्स ऑपरेटर लगाएंगे और साई और फिर यहाँ पर डीएक्स। ठीक है, और पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई एच क्रॉस या आई एच कट डी बाय डी एक्स। पता नहीं आपको स्क्रीन में ये एच कट दिख रहा है कि नहीं, ये एच कट है बेटा, एच को क्रॉस किया हुआ है, ये काट रखा है पूरा, तो इसको एच कट ही पढ़िएगा। ठीक है, एच कट बोल देते हैं या एच क्रॉस बोल देते हैं। तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू पुट करनी थी, तो ये पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू हमने पुट कर रखी है। तो 1D बॉक्स के लिए साई हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो साई स्टार भी हमने लिख दिया है। ठीक, अब हमने क्या करा है, देखो आई एच कट हमारा अपने आप में एक क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसलिए हमने उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। ठीक, अंडर रूट 2/l फिर से वही 2/l हो गया, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर है। अंदर क्या बचेगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल बचा, फिर एक डी बाई डी एक्स बचा और फिर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल बचा। ठीक है, ये चीज बची हमारी, ये हमारा एज इट इज चल रहा है, ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एल भी एज इट इज चल रहा है। साइन एन पाई एक्स अपॉन एल का डिफरेंशिएशन करना है तो हम इस फॉर्मूला से कर लेंगे, और इसके अलावा जो भी कुछ लिखा है वो हमारा ए है, तो एक्स के अलावा यहाँ पर एन पाई अपॉन एल लिखा हुआ है, तो एन पाई एल ये लिख दिया हमने, ए से मल्टीप्लाई करना है ना कॉस ए एक्स को, तो कॉस ए एक्स हम एज इट इज लिख, यानी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल का कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल तो एज इट इज रहेगा, और ये एन पाई अपॉन एल ए, ए तो ये ए के इक्वल हो गया ना, क्योंकि एक्स के अलावा कुछ भी है वो ए है, तो उस ए से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने एन पाई एल यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो चाहे आप ए कॉस ए एक्स लिख लीजिए, चाहे कॉस ए एक्स डॉट ए लिख लीजिए, एक ही बात है। अच्छा, अब क्या है, ये एन पाई अपॉन एल क्योंकि कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर ले गए, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हमने इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। और अब ये जो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल बचा है, इसको हमने क्या करा, सिंपल 2/2 से
इसको मल्टीप्लाई कर दे, कोई अंतर नहीं आएगा। देखो अगर 2 से 2 को कैंसिल ही तो हो जाएगा, वापस से हमें यही तो मिलेगा। तो हमने इसका अपने सहूलियत के लिए 2/2 कर लिया है, ठीक। फिर हम क्या कर रहे हैं, 1/2 को हम यहां से बाहर ले गए हैं, इसमें से 1/2 को बाहर निकाल लिया। तो 1/2 हमारा बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल बचेगा, ठीक। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ताकि हम अपना फॉर्मूला लगा सके कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एन पाई एक्स अपॉन एल को मैं थीटा समझ लूं, ये मैंने गोल बना दिया, तो आप इसको थीटा समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या मतलब हो गया, साइन 2 थीटा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल ले लिया, क्योंकि ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा थीटा हो गया। तो हमने इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला जो है बना लिया, ठीक। और यहाँ पर क्या क्या हो गया, माइनस आई एच क्रॉस तो है ही, एल का स्क्वायर बचा, ये एल स्क्वायर, इस 2 से ये वाला 2 जो है कैंसिल हो गया, और एन पाई यहाँ पर बचा है, तो एन पाई हमने लिख दिया। तो इस फॉर्मूला तक हम यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक। अब एक बार फिर से मैं सबको इरेज कर दे रही हूँ, क्योंकि इतना सब, ठीक। तो हम यहां तक पहुंच गए थे, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन एल का हम इंटीग्रेशन करेंगे, वही इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया भी था। साइन ए एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 अपॉन ए कॉस ए एक्स लिखते हैं, और एक्स के अलावा कुछ भी है वो हमारा ए होता है, तो उससे हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो 2 एन पाई अपॉन एल यहाँ पर ए है, तो वो हमारा अपॉन में चला गया, माइनस साइन आ गया, और साइन ए एक्स को हमने कॉस ए एक्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो जो साइन के आगे लिखा हुआ है वही हम कॉस के आगे पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक। फिर हमने क्या करा, 2 एन पाई अपॉन एल डिवीजन में, जब मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो एल अपॉन 2 एन पाई हो जाएगा, हमने इसको एज इट इज लिखा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस माइनस एल अपॉन 2 एन पाई को बाहर लेकर, जब हम इस माइनस को बाहर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो ये आई एच कट रहेगा, एन पाई एल स्क्वायर रहेगा, और ये एल अपॉन 2 एन पाई हमारा बाहर आ गया है, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, cos 2 एन पाई एक्स अपॉन एल। ऐसा हमने इसलिए किया कि ताकि हम इस पर आराम से अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा सके। अब हमें सिर्फ लिमिट्स लगानी है, ठीक। तो हमने क्या करा, x की जगह l, पहले अपर लिमिट लगाई तो हमने l लिख दिया, ठीक है। फिर हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो cos 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 0 लिख देंगे ना, तो ये पूरा का पूरा हमारा 0 हो जाएगा, तो cos 0 हो गया। तो ये देखो, ये इस l से हमारा ये l कट जाएगा, और cos 2 पाई हमारा 1 होता है, ठीक। और cos 0 भी हमारा 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो वही हमारा यहाँ 1 माइनस 1 हुआ। तो जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो ये तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए पी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 0 के इक्वल आ जाती है, ठीक। अब हम करेंगे अपना पी एक्स स्क्वायर। अब पी एक्स स्क्वायर, फिर वही जनरल फॉर्मूला, बेटा मैं ऊपर लिखना भूल जाती हूँ तो वो मैंने नहीं लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, पी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या वैल्यू थी, आई एच कट, किसकी वैल्यू थी ये, पी एक्स की। अब अगर हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम लिखेंगे माइनस आई स्क्वायर, ओह माइनस तो हट जाएगा ना, माइनस माइनस, क्योंकि जब माइनस आई से माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस आई एच कट स्क्वायर और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही तो बनेगी, ठीक है। और बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, ये चीज याद रखना, इज इक्वल टू होती है -1, ये ध्यान रख लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई स्क्वायर की जगह हम -1 भी लिख सकते हैं, और वन तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वन तो अपने आप में वन है ही, तो माइनस साइन हमने, इसलिए यहां पर हमने इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है। ऊपर आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा पी एक्स स्क्वायर करके, ठीक है। पहले आपने इंटीग्रेशन बनाया, फिर साई स्टार, फिर पी एक्स स्क्वायर, फिर साई, फिर डीएक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पी एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी, तो मैंने माइनस एच स्क्वायर लिखा, देखो प्लस आई स्क्वायर की जगह अगर मैं -1 लिखूंगी तो मैं -1 एच स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखूंगी, तो ये -1 की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो 1 एच कट से मल्टीप्लाई होगा तो एच कट स्क्वायर ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक। फिर वही कर रहे हैं हम, इस एच कट स्क्वायर को, माइनस एच कट स्क्वायर को हम बाहर ले गए, और √2/l, √2/l तो हमारा 2/l हो ही गया, अंदर क्या बचा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और देखो यहां पर हमने क्या करा, इस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल के आगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हम डी, देखो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी बाय डी एक्स, और आगे हमने क्या लिखा है, साइन एन पाई एल, और ये एक्स है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस साइन का,
ठीक है, तो हमने ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन ए एक्स किसके बराबर होता है, ए कॉस ए एक्स के बराबर होता है। ए क्या है यहाँ पर, एन पाई अपॉन एल, तो हमने ये एन पाई अपॉन एल लिखा और एन पाई एक्स अपॉन एल, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, तो हमारा रहेगा साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है। और एक डी बाई डी एक्स तो हमने यहाँ कर लिया, तो इसकी वैल्यू तो आ गई हमारी कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल और एन पाई अपॉन एल, ठीक है। लेकिन ये डी बाई डी एक्स तो अभी बचा है, तो बस यही हमारा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डी बाई डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, ठीक है। तो ये हमने कॉस का डिफरेंशिएशन लिखा, तो इसीलिए हमारा माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और क्योंकि एक एन पाई अपॉन एल तो पहले से था, दूसरा एन पाई अपॉन एल इस डी बाई डी एक्स कॉस की वजह से आया है, तो इसलिए यहां पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर हमने लिख दिया है, ठीक। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, एच कट स्क्वायर तो हमारा है ही अपॉन टू एल है, हम यहां से क्या ले गए हैं, माइनस साइन को, और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर को हम बाहर ले गए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम एक बार के लिए बाहर ले जा रहे हैं इससे, ठीक है, इंटीग्रेशन से हमने बाहर निकाला है। तो जब माइनस साइन को हमने बाहर निकाला, तो ये माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए हमने एच कट के आगे कोई साइन नहीं लगाया। टू एल टू बाई एल तो हमारा एज इट इज है, और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हमने बाहर निकाला इंटीग्रेशन से, तो ये बाहर हो गया। और अंदर क्या बचेगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, जिसको हम साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल लिख लेते हैं। और ये तो हम पहले से ही अभी तक आपको मैं कई बार करा चुकी हूँ कि यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसी फॉर्मूला से मैंने ये सारा, ये मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ समझाया था कि कैसे हम कर रहे। तो जल्दी जल्दी एक बार देख ले रहे हैं इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये टू एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये एल स्क्वायर और ये एल मिलके एल क्यूब बना लेंगे। अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है। मैं थीटा पढ़ रही हूँ अब एन पाई एक्स अपॉन एल को। फिर हमने क्या करा, वन बाई टू को बाहर निकाल लिया, ये जो अपॉन टू है इस अपॉन टू को हमने बाहर निकाला, इस टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक। अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन एल बचेगा, ठीक। अब ये जो चीज है ये तो एज इट इज ही रहेगी। वन का इंटीग्रेशन हमारा x होता है, ये हमने यहाँ इंटीग्रेशन लिख दिया, और cos का इंटीग्रेशन हमारा ये होता है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम सारा इंटीग्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, ये जो डिवीजन में टू एन पाई अपॉन एल लिखा है, इसको हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ले गए, तो ये एल अपॉन टू एन पाई हो जाएगा। बस अब हम इसमें लिमिट्स लगाएंगे। पहले हमने अपर लिमिट लगाई, x की जगह अपर लिमिट l है, इस x की जगह भी l है। फिर माइनस लोअर लिमिट लगाई, तो ये हमारा जीरो, x की जगह हमने जीरो लगाया, और यहाँ पर टू एन पाई मतलब x की जगह हमने जीरो लगाया, तो ये सब भी हमारा जीरो ही हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी हमारी जीरो ही हो जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, खाली ये l बचेगा, ठीक है। तो एच कट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल क्यूब तो हमारा बाहर था ही, मल्टीप्लाई बाय एल हो जाएगा, तो इस एक एल से ये एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल स्क्वायर बचेगा। अब या तो ये वैल्यू, ऐसे कई बार जैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या तो ये वैल्यू गिवन हो, या फिर हो सकता है आपको ये वैल्यू गिवन हो। ये वैल्यू कैसे आई है, क्योंकि ये हमने एच कट लिखा है, एच कट हमारा इक्वल होता है एच अपॉन टू पाई के। तो यहाँ पर एच कट स्क्वायर लिखा है, तो एच कट स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर। तो मैंने एच कट स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर लिखा। क्यों किया ऐसा, इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, तो बाहर क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच, ये एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमारी पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो आई होप कि आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ समझ में आई होंगी। हालांकि सब कुछ इसमें इंटीग्रेशन ही है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि बायो के स्टूडेंट किसी से कम नहीं होते, मैंने खुद बायो से किया हुआ है, और मैं भी ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप समझ गई हूँ अच्छे से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको भी समझाने में सफल रही होंगी अगर आप बायो के स्टूडेंट होंगे तो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।